दैट इज़ द सेंटर ऑफ मास। कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं तब आप पूरी तरीके से समझ जाओगे। सेंटर यू नो वेरी वेल, किसी चीज़ का सेंटर सर्कल का सेंटर होता है। मास मीन्स मास यू नो कि आप में 40 kg 50 kg 60 kg केजीज में नापते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मास। सो किसी मास का सेंटर क्या होगा, दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। समझने के लिए कुछ बेसिक चीज़ लेते हैं। जैसे आप चल रहे हो, चलते चलते सडनली आप गिर गए, तो वट वी से नॉर्मल लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं, अरे मैं अनबैलेंस हो गया, डिसबैलेंस हो गया। अनबैलेंस हो गया या डिसबैलेंस मीन्स मैं सीधा चल रहा था, चलते चलते गिर गया, स्लिप हो गया, वट एवर। अल्टीमेटली आप अनबैलेंस या डिसबैलेंस हो गए, एज अ रिजल्ट आप गिर गए। वेरी गुड, कोई बात नहीं। चलो कुछ फ़ोटो देखते हैं। ये आपने गेम खेला होगा रोलिंग वाला, है ना, बहुत सारी ऐसी रखे रहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, आई डोंट नो, बेल बोलते हैं या क्या बोलते हैं। ओके, ये ऐसी एक ऐसी है। यदि मैं इसकी जगह कहीं पर ऐसी रखी हो तो, और या इसका डिज़ाइन ऐसा हो तो मैं आपसे पूछूं कि एक बॉल यदि आके इसको हिट करेगी तो इन तीनों में से किसको वो जल्दी गिरा पाएगी, किसको अनबैलेंस या डिसबैलेंस बॉल कर पाएगी, किसको आप बोलोगे? आप बोलोगे ना पहले वाले केस में इट इज़ वेरी इजी कि मैं इस बॉल आके इसकी गिरी फट से गिर जाएगा। ये वाला नहीं गिरेगा, गिरेगा बट मे बी थोड़ा ताकत ज़्यादा लानी पड़ेगी, बॉल की स्पीड थोड़ी तेज़ होनी चाहिए तभी गिरेगा। इस वाले केस में द प्रोबेबिलिटी इज़ वेरी वेरी लेस, तेज़ भी होगी तो ये शायद लुढ़के नहीं। क्यों नहीं लुढ़केगा? तो आप कह सकते हो सर इसका बेस बहुत छोटा है, इसका थोड़ा और बड़ा है, इसका बेस बहुत बड़ा है। तो आप कह रहे हो मीन्स ये ज़मीन से या फ्लोर से ज़्यादा चिपका हुआ है, एक तरह से चिपका हुआ मीन्स इट इज़ कवरिंग बिगर एरिया, ऐसे बोल सकते हो। ओके, पर फिजिक्स की लैंग्वेज में और क्या वर्ड होता है, वो एक्चुअल वर्ड होता है सेंटर ऑफ मास। इसको समझेंगे, ठीक है। तो अभी तो हम बस फिगर देख रहे हैं। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। एक ये क्या है, कार, ये पुराने टाइप की कार है ना, जैसे मारुति होती थी, मारुति 800 एंड समथिंग लाइक दैट। या मैं इस टाइप की कार को एक दूसरे टाइप की कार से कम, ये कैसी कार है सर? इट्स अ स्पोर्ट्स कार। यू आर राइट, ये स्पोर्ट्स कार है। दोनों में मैं बोलूँ डिफरेंस क्या है, तो फिजिकली अब बोल सके सर अपीयरेंस डिफरेंस है, वेरी गुड। कलर डिफरेंस है, गुड। और क्या डिफरेंस दिख रहा है? एक बेसिक डिफरेंस दिख रहा है, ध्यान से देखो। इसके टायर और इसकी बॉडी के बीच में देखो यहाँ एक काफ़ी गैप है, मींस जो रोड के ऊपर ये चलेगी तो ये रोड से काफ़ी उठी हुई है। जबकि देखो स्पोर्ट्स कार जो होती हैं वो रोड के साथ में करीब करीब चुपकी सी रहती हैं, राइट, बहुत ही चुपकी सी रहती हैं। क्यों? क्योंकि हम बोलते हैं इसका एरोडायनेमिकली डिज़ाइन है। एरोडायनेमिक मीन्स हवा इससे ऐसे ऊपर टच करती हुई जाएगी तो वो हवा जो है रेजिस्टेंस कम प्रोड्यूस करेगी, मीन्स कार पर रेजिस्टेंस कम होगा। वेरेज इस पे क्या हवा जाके यहाँ सीधी सीधी हिट करेगी तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। एक और चीज़ क्या होती है, यदि सेम कार को आपने कुछ पिक्चर देखी हो या कोई सोच सकते हो आप, चलो ऐसे कर लेते हैं। यही कार, ऊपर वाली कार में मैं एक इंजन चेंज कर देता हूँ, सेम इंजन जो इस कार में नीचे स्पोर्ट्स कार में लगा यहाँ लगा देते हैं। दैट मीन्स नाउ बोथ द कार्स कैन मूव विद द सेम स्पीड। ओके ओके। अब इसी कार को हम चलाते हैं 200 किलोमीटर पर आके, और आप ये स्पोर्ट्स कार को चलाओ, तो यदि आप दोनों कार चलाओगे और सपोज यू आर द ड्राइवर इन बोथ द केसेस, बट यू विल ऑब्जर्व, तो आप बोलोगे सर कि मैं जब ये वाली कार चला रहा था पहली बात तो इसको 200 किलोमीटर आने में थोड़ा टाइम लगा, ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया कंपेयर टू दिस स्पोर्ट्स कार, जबकि इंजन सेम है, सेम हमारा फरारी का इंजन लगा हुआ है दोनों में सपोज। ओके। दूसरा बोलोगे कि जब ये 200 किलोमीटर पे मैं पहुंचा तो मुझे ऐसा लगा कि ये कार ना कभी इधर जा रही है कभी उधर जाती है, मीन्स स्टेबल नहीं है, देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि कार मेरी पलट सकती है। वेयर एज इन दिस यू विल फाइंड कि लिटरली कार बहुत स्टेबल होकर चल रही है, जितनी स्पीड में चल रही है उतनी स्टेबल हो गई। दैट मीन्स अनबैलेंस होने के चांसेस इसमें ऊपर वाली कार में ज़्यादा हैं कंपेयर टू दिस। क्या इससे मालूम चल रहा है क्यों अनबैलेंस होने के चांसेस है? क्योंकि देखो ये ज़मीन, मैंने क्या बोला था, रोड और इसकी बॉडी के बीच में काफ़ी गैप है, ये जो गैप दिख रहा है वाइट कलर का, जबकि ये ज़मीन से चुकी हुई है। जो चीज़ ज़मीन के जितने पास होगी उसका मतलब उसका टोटल वेट, उसका टोटल मास इज़ मोर नियर टू अर्थ, कह सकते हैं। ओके, यदि ऐसे समझते हैं, दो मास लेते हैं, दो बॉल, एक बॉल ये एक बॉल ये, एक का मास m1 एक का मास m2, और ये दोनों के दोनों एक रॉड के दोनों कॉर्नर पर, और ये रॉड जो है बिल्कुल सॉलिड रॉड है, फ्लेक्सिबल नहीं है कि बैंड वैंड नहीं हो गया, इस टाइप की रॉड है। तो एक मास यहाँ लगा दिया, एक मास यहाँ लगा दिया। अब मैं बोलूँ आप ना इस कोन के ऊपर, एक कोन के ऊपर आपको इसको बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए आप क्या करोगे, आप ना थोड़ा सा इधर उधर घुमाओगे, कभी इसको इधर ले जाओगे, कभी इसको आप इधर लाओगे, और अल्टीमेटली यू विल फाइंड अ पोजीशन वेयर
ये मास और ये मास दोनों बैलेंस हो गए बिल्कुल, ना ये गिरेगा इधर, बिल्कुल एकदम। तो मीन्स यू हैव आइडेंटिफाइड ए पोजीशन उस केस में जो इस मास की वजह से कुछ फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ। क्यों लग रहा है? ग्रेविटी खींच रही है, राइट। इसको भी ग्रेविटी खींच रही है, और ग्रेविटी खींच रही है। पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई, इसकी पोजीशन क्या होगी, ये जो कोन है ये कितना दूर होगा दोनों के बीच में, वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है कि ये जो मेरा टोटल फोर्स नीचे लग रहा है ड्यू टू ग्रेविटी m1g, इधर कितना लगा है m2g, प्लस एक और चीज़, फोर्स तो बैलेंस हो गए बट ये डिस्टेंस भी इम्पॉर्टेंट है, राइट। दैट मीन्स इधर का डिस्टेंस सपोज r1 है और ये r2 डिस्टेंस है, तो इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और r2 इंटू mg2 ये दोनों बराबर होने चाहिए। दैट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि मेरे ये पूरी यूनिट बैलेंस्ड है इस पॉइंट के ऊपर। आप कर लेते हो ना, बहुत बार आप अपनी उंगली पे बुक को भी बैलेंस कर लेते हो। क्यों? क्योंकि आपने वो पॉइंट पता लगा लिया जहाँ पे एज इफ़ यू कैन अज्यूम कि ये जो दोनों मास हैं उसका टोटल मास यहीं पे लगा हुआ है। यदि मैं इस पॉइंट इसके ऊपर फुटबॉल ये दोनों को जोड़ के यहाँ रख दूँ तो टोटल मास का मेरा ये सेंटर मिल गया। दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। मीन्स वो पोजीशन जहाँ पे टोटल बॉडी, जैसे इस केस में दोनों मास मेरे बैलेंस्ड है, मीन्स नथिंग इज़ अनबैलेंस, मीन्स स्टेबल है काफ़ी सिस्टम। क्लियर? ओके। इसको थोड़ा सा ना हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में ले लें, क्योंकि फिजिक्स में हम नॉर्मली ऐसे पढ़ते हैं। सो यही दोनों बॉल हमने ली, राइट। दोनों का मास अभी भी m1 m2 है, बट इसको हम ना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर रख देते हैं। और ये दोनों इस समय कहाँ रखी हुई हैं? दोनों की दोनों एक्स एक्सिस पर रखी हुई हैं। दैट मीन्स आई नो कि m1 यदि ये ओरिजन है जहाँ पे दोनों एक्सिस क्रॉस कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड द ओरिजन 0 0 कोऑर्डिनेट। तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरा m1 यदि x1 की दूरी पर है और सपोज़ m2 इज़ x2 पोजीशन में है, तो मैं इन दोनों को बैलेंस करूँ जैसे मैं इसको बैलेंस किया हूँ। सपोज़ दैट पोजीशन आई नो, दैट पोजीशन इज़ कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल C से। सो वो पोजीशन जहाँ पे मैं इन दोनों मास को बैलेंस कर पाऊँ, जैसे मैंने यहाँ पे किया राइट साइड में, ओके। और उस सेंटर, उस पोजीशन जहाँ पे मेरे को ये बैलेंस हो रहा है, उस सेंटर ऑफ मास के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, आई कैन से एक्स एक्सिस, क्योंकि वाई तो है ही नहीं इसमें, वर्टिकल तो कुछ है ही नहीं, मैं सिंपल स्ट्रेट लाइन में ले रहा हूँ। सपोज द कोऑर्डिनेट इज एक्स, तो x और x1 और x2 के बीच में इज देयर एनी रिलेशन? यस, वेरी क्लियर रिलेशन। वो क्या रिलेशन है कि मैं इन दोनों मास को एज्यूम कर सकता हूँ कि वो टोटल मास, मैं इन दोनों को रिप्लेस करके एक ही मास रख दूँ यहाँ पे, इन दोनों का सम m1 प्लस m2 इस तरीके से यहाँ रख दूँ, टोटल मास उसके दो बराबर हो, और वो यहाँ पे ही रखा हुआ है। इसी का मतलब तो हो रहा है कि इन दोनों मास का सेंटर है ये, तभी तो ये बैलेंस्ड है एक तरीके से, ओके। और इनमें रिलेशन क्या होगा? आई कैन फाइंड दिस वैल्यू कोऑर्डिनेट ऑफ C इज इक्वल टू, वो फॉर्मूला ये होता है m1 x1, m1 को x1 से मल्टीप्लाई किया, m2 मास को x2 से, वो कितनी दूर है ओरिजिन से, m1 प्लस x1 प्लस m2 प्लस x2 डिवाइड बाय टोटल मास। टोटल मास मीन्स m1 प्लस m2 2 है, तो x की वैल्यू निकल जाएगी। x की वैल्यू मीन्स मेरा सेंटर ऑफ मास, मास का सेंटर कहाँ पे है, कितना दूर है ओरिजिन से। मैं बोल रहा हूँ दो मास हैं m1 एंड m2, दोनों का मुझे ओरिजिन से डिस्टेंस मालूम है, तो मैं इसका सेंटर ऑफ मास का सीधा निकाल सकता हूँ। उसका फॉर्मूला क्या होता है? x इज इक्वल टू m1 प्लस इंटू m2, m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइड बाय टोटल मास, ओके। यदि ये 2 की जगह मैं 3 भी ले सकता था, राइट। और सपोज़ मैं बोलूँ m1 m2 दोनों बराबर हैं, दोनों का ही जो m1 m2 बराबर हैं, उनका मास में m है, तो m यहाँ से कॉमन आ जाएगा, यहाँ से 2m आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या बोल सकता हूँ? x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2। दैट मीन्स जो x की वैल्यू होगी वो बिल्कुल सेंटर में होगी दोनों के। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास क्या हुआ? क्योंकि दोनों मास बराबर हैं, मीन्स बिल्कुल सेंटर पोजिशन होगी उसके x की कोऑर्डिनेट की। क्लियर? ओके। लेट्स से 3 मासेस या n नंबर ऑफ मासेस x एक्सिस पे रखे हुए हैं, तो फॉर्मूला सिंपल हो जाएगा, x इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 सो ऑन अप टू nth पार्टिकल, मतलब n मास दिए हुए बहुत सारे हैं, आ जाओ, डिवाइड बाय टोटल मास लिख सकते हैं, ओके। इसको, इस फार्मूला को, तो सम ऑफ दिस को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, सम ऑफ मीन्स ये क्या होता है? सम ऑफ बोलते हैं, क्या पढ़ते हैं? सम ऑफ mi xi, i मीन्स i की वैल्यू क्या चेंज हो रही है? i इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट ऑफ, देखो m1 x1, तो यदि मैं 1 लिखूँगा तो m1 x2 प्लस क्या है? m2 x2, i की वैल्यू जब 2 हो जाएगी तो m2 x2 प्लस कहाँ तक जा रहा है? लास्ट क्या है? n। दैट मीन्स i की वैल्यू जो चेंज हो रही है, जो हमने यहाँ i दिया है, xi दिया है, i की वैल्यू चेंजिंग फ्रॉम 1 टू n, उसका समेशन है, समेशन मीन्स सम है, तो हम क्या पढ़ते हैं इसको? सम ऑफ mi xi वेयर i वेरीज फ्रॉम 1 टू n,
ठीक है। और नीचे क्या है, सम टोटल मास, तो वी कैन से सम ऑफ एम आई, यदि एक आई है तो सम ऑफ ऑल द मासेस, दिस इज बस, तो दिस इज अ कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना, ओके। और इतना एन और आई ना लिख के तो हम सिंपल एक फार्मूला में ऐसे भी लिखते हैं, सम ऑफ एम आई एक्स आई डिवाइड बाई सम ऑफ एम आई। वो अंडरस्टूड होता है कि आई वेरीज फ्रॉम 1 to n, तो सिंप्लीफाइड वर्जन है, इट इज़ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू कोऑर्डिनेट्स डिवाइड बाय टोटल मास। क्लियर। ये किस में हुआ, सिंगल एक्स एक्सिस पे, यदि सारे मास एक्स ही एक्स है, वाई में है ही नहीं, तो मीन्स सिंगल डायमेंशन की बात कर रहे हैं। सपोज़ ये जो मासेस थे जो हमने लिए, दो से ही स्टार्ट करते हैं, वो उसके कोऑर्डिनेट x1 और y1 होते हैं, और m2 के होते हैं x2 y2। कहने का मतलब अब x एक्सिस में नहीं है, वो x y प्लेन में है। किस प्लेन में, x और y प्लेन में। पहले वाले केस में ध्यान से देखो, वो सारे के सारे क्या है, सारे के सारे x एक्सिस में, उस केस में y है ही नहीं, तो इसलिए कोऑर्डिनेट x1 आया, नहीं तो अदरवाइज y1 आता। y1 इस केस में क्या है, सारे केस में क्या है, 0 है। वेरी गुड। तो हम सेकेंड केस ले रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि एक्स वाई प्लेन में है, दिस इज़ अ प्लेन, दो मास m1 m2 जिनके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं कि ये किस जगह पर है। तो सेंटर ऑफ मास मीन्स किस जगह पर वो सेंटर ऑफ मास निकलेगा, तो उसके कोऑर्डिनेट भी क्या होंगे, प्लेन में ही निकलेंगे। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होंगे, एक बड़ा एक्स और कैपिटल वाई। और एक्स और वाई का सेम जैसे हमने सिंगल एक्सिस पे निकाला था, ऐसे डबल एक्सिस पे निकाल सकते हैं। एक्स हमेशा क्या होगा, m1 x1 प्लस m2 x2, दो मास हैं, डिवाइड बाई m1 प्लस m2। और यदि y का निकालेंगे तो सेम वे में एम आई वाई आई प्लस m2 y2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। इसमें तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं। दैट मीन्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इन एक्स वाई कोऑर्डिनेट मीन्स एक्स वाई प्लेन में हम इजीली ऐसे निकाल लेते हैं। अब यदि ये दो से ज़्यादा होते तो भी हम कर सकते थे। अब मान लो पहले सिंपल एक लेते हैं, दोनों मास सेम है, तो m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m, तो x की क्या बोलते हैं हमने इस x1 प्लस x2 बाई 2। सिमिलरली y क्या होगा, y1 प्लस y2 बाई 2। लेट्स टेक द थर्ड पार्टिकल। अब ये तीसरा पार्टिकल होता है, ये तीन पार्टिकल हो गए, तो सेंटर ऑफ मास क्या होगा, यहीं इनके बीच में ही होगा, इन तीनों के। तो बेसिकली इट इज़ लाइक अ ट्राइंगल। और कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x इज इक्वल टू m1 प्लस इंटू x1 प्लस m2 इंटू x2 m3 इंटू x3 डिवाइड बाई टोटल मास। सेम वे में एग्जैक्टली y होगा, ओनली थिंग इज़ y कोऑर्डिनेट होगा, क्योंकि अभी हम x y कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं। और यदि हम बोलें कि सारे तीनों के तीनों मास सेम हैं, तो mm निकाल दो तो ऊपर नीचे कट जाएगा, तो क्या बन जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 3। अब ध्यान से, यदि मैं इन तीनों कोऑर्डिनेट को, तीनों मासेस को मीन्स यदि मैं जोड़ दूँ एक लाइन से, तो इट इज़ लुकिंग एज इफ इट इज़ अ ट्राइंगल। ट्राइंगल के वर्टेक्स पे एक एक मास रखा हुआ है। और यदि x इज इक्वल टू ये है और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3, सॉरी यहाँ 3 लिखना भूल गया, y3 डिवाइड बाई 3, तो हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं। यदि आप इस पर निकालते हो जो कोऑर्डिनेट x y आए, बेसिकली व्हाट इज़ दिस, इट इज़ कॉल्ड अ सेंट्रॉइड। तो हमने ये सीखा था ना प्रीवियस क्लासेस में कि 3 पॉइंट एक ट्राइंगल है जिसके कोऑर्डिनेट्स ये दिए हुए हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो उसका सेंट्रॉइड निकालो। तो सेंट्रॉइड क्या होता है, इट इज़ सम ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, एग्जैक्टली सेम वे में y कोऑर्डिनेट, x और y के कोऑर्डिनेट आ गए। यदि ऐसे समझते हैं कि यदि एक ना पतली सी शीट लेते हैं मेटल की, और उस शीट पे ना जिसका मास इज़ निगलिजिबल, ऐसे मान के चलो, कंपेयर टू मास ऑफ m1 m2 और m3, और ये तीन मास ऐसे लगा देते हैं यहाँ पे, इनकी मास अलग अलग है, यहाँ पे हमने लगा दिए, और मेरे को मैं बोलता अपनी उंगली के ऊपर इसको घुमाओ। दैट मीन्स तभी आप घुमा सकते हो व्हेन यू नो द सेंटर ऑफ मास की कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट मतलब क्या होता है, इस दिस, एक्स ये होगा, वाई ये होगा। यहाँ तक क्लियर। अब सो सेम वे में यदि थ्री बॉडीज़ जो हम बात करें इन अ प्लेन, उसकी जगह हम बोल सकते हैं कि सपोज n नंबर ऑफ बॉडीज़ होती, तो उस केस में फार्मूला में क्या चेंज हो जाता, उस केस में अभी एक तीन मास ही थे, m1 m2 m3, उनके कोऑर्डिनेट्स मल्टीप्लाई थे। यदि n नंबर ऑफ मास होते तो वी विल राइट सिग्मा एम आई एक्स आई अपॉन एम आई। एग्जैक्टली वाई कोऑर्डिनेट भी क्या होता, क्योंकि m मासेस हैं उसके भी y कोऑर्डिनेट्स होते, और एम आई वाई आई अपॉन टोटल मास, ऐसे बोल सकते थे। सो दिस वे में हमने 3 बॉडीज से स्टार्ट किया इन अ प्लेन, एंड सपोज देर इज़ अ वाई कोऑर्डिनेट की एक्स वाई की जगह जेड कोऑर्डिनेट भी हो, तो क्या होता है, नॉर्मली बॉडीज़ हमारी, ये तो क्या हमने बॉडी बनाई 2D प्लेन में बनाई है, सिंगल प्लेन में और 2D बॉडी बना दी जिसके दो ही डायमेंशन है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट है। पर प्रैक्टिकल में क्या होता है, ये जो फ्लास्क है वो 3 डायमेंशनल होता है।
सो इट इज़ अ 3 बॉडी. नाउ क्वेश्चन इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ 3D बॉडी. वो कैसे निकाला जाता है? ओके, उसको भी निकाल लेते हैं. तो हमने सिंगल एक्स एक 1D में देख लिया, 2D में देख लिया मीन्स इन अ प्लेन, और 3D में कैसे निकालते हैं वो भी. तो सेम फार्मूला है, कोई खास चीज़ नहीं है. ये एक फ्लास्क है. इट इज़ मेड अप ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, n नंबर ऑफ एटम्स. हर एटम का अपना मास होगा. ये जब इस टाइप का है तो हम क्या बोल रहे हैं इसको? 3D ऑब्जेक्ट, 3D बॉडी बोलें या 3D ऑब्जेक्ट बोलें. इसका हमको एक सेंटर ऑफ मास पता लगाना है कि वो पॉइंट कोऑर्डिनेट जहाँ पर इसका टोटल मास एक तरह से कंसनट्रेट हो गया, या हम वहाँ पे पकड़ लें तो ये बॉडी बिल्कुल बैलेंस रहेगी. सो लेट्स फाइंड आउट. तो ये 3 एक्सेस हो गए. 3D मीन्स x एक्सेस, y एक्सेस, z एक्सेस. हमने देखा x में n नंबर पार्टिकल में फॉर्मूला ये होता है, या हम इसको सम ऑफ mi(xi) अपॉन सम ऑफ टोटल मास ऐसे बोल सकते हैं. यदि x ये है तो y भी आंख बंद करके याद रख लो. और सिग्मा mi(xi) और सिग्मा mi, और सिग्मा mi मैंने क्या बोल रहा हूँ बार बार? इट इज़ द टोटल मास, सम ऑफ टोटल मास, सम ऑफ ऑल पार्टिकल्स. दैट मीन्स द टोटल मास ऑफ द बॉडी. और i की वैल्यू कहाँ से? 1 से लेके n तक वेरी कर रही है, जो कि हम इस फॉर्मूला में लिख नहीं रहे हैं, जस्ट याद करने के लिए. बहुत बार हम लिखते हैं i की वैल्यू फ्रॉम 1 से लेके i टू n, या i इज इक्वल टू n ना लिख के खाली n भी लिख देते हैं, या हम कुछ भी ना लिखें तो जैसे हमने राइट में लिखा ऐसे भी लिख सकते हैं. ओके, या सिग्मा mi का मतलब हम टोटल मास यदि हम लिख देते हैं कि ये जो 3D फ्लास्क है उसका टोटल मास हमको दिया है 2 kg का है, 5 kg का है, वट एवर इट इज़. तो हम फार्मूला क्या होता था? x इज इक्वल टू सम ऑफ दिस डिवाइड बाय टोटल मास. तो लिख सकते हैं. तो m इज़ द टोटल मास ऑफ द बॉडी और अ सिस्टम जिससे वो बना हुआ है. तो ये फार्मूला थोड़ा मॉडिफाइड होता था. सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ईच पार्टिकल, जो ईच पार्टिकल का मास मल्टीप्लाई विद कोऑर्डिनेट, उसके कुछ कोऑर्डिनेट है x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस में. इस समय x की बात करें तो x कोऑर्डिनेट मिल गया डिवाइड बाय टोटल मास. y कोऑर्डिनेट भी एग्जैक्टली सेम होता, सम ऑफ mi इंटू वाई आई अपॉन टोटल मास. और क्योंकि ये 3D बॉडी होता है तो z कोऑर्डिनेट भी होता है, तो सम ऑफ mi zi अपॉन m. मीन्स एक पार्टिकल के ध्यान से देखें तो इस फ्लास्क में देखें, या ऊपर वाला मान लो ये फ्लास्क 3D बनाता तो ये कुछ अंदर से ऐसा होता. और सेंटर ऑफ मीन्स वो पॉइंट जहाँ पे x y z के कोऑर्डिनेट हमें मालूम, मीन्स टोटल मास उस जगह पे सेंटर्ड है. ऐसे समझते हैं. चलो, हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि यदि मैं बॉल से हिट करूं तो इसको इन तीनों में से किसको इजीली गिरा पाऊंगा या अनबैलेंस करूंगा? तो आपने कहा था मैं फर्स्ट को कर सकता हूं, क्योंकि इसका बेस छोटा है, इसका उससे बड़ा है, उससे बड़ा है, तो ये अनबैलेंस बहुत डिफिकल्ट होगा. क्यों अनबैलेंस होगा? पहले तो हम बेस से बोले थे. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सेंटर ऑफ मास. मीन्स टोटल मास जो है इस बॉडी का, इस फ्लास्क का, जो यहाँ दिख रहा है, इसका x y z कोऑर्डिनेट हमें मालूम चल जाएंगे. सपोज वो इस पॉइंट पर है, तो वो पॉइंट आप देखोगे कि वो बेस से थोड़ा सा पास में होगा, क्योंकि टोटल मास मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स वो नीचे हैं थोड़ा सा, राइट. ऊपर कम मास है, जो ज़्यादातर पार्टिकल्स नीचे साइड कंसनट्रेटेड है. इस वाले में देखोगे वो थोड़ा सा ना ऊपर हो जाएगा, इस बेस से थोड़ा सा ऊंचा उठ गया. ये देखो यहाँ से फ्लोर से निकल, इसकी हाइट यदि ये है, इसकी थोड़ा ज़्यादा हो गया. और इसमें देखोगे इसका टोटल मास यहाँ कंसनट्रेट है. दैट मीन्स ये बेस से काफ़ी दूर है. दैट मीन्स बॉल ने जरा सा इसको हिट किया, इसको अनबैलेंस करना ज़्यादा ईजी है. क्या हुआ कि ये फ्लो ज़मीन से काफ़ी ऊपर है, मीन्स सेंटर ऑफ मास ऊपर है, इसका यहाँ पे है. तो मैं यदि हिट करूँगा तो अनबैलेंस बहुत ईजीली होगा. दैट मीन्स जितना मास मेरा टूवर्ड्स द अर्थ होगा उतना अनबैलेंस करना मेरे लिए डिफ़िकल्ट होगा. दैट मीन्स सेंटर ऑफ मास नीचे की तरफ है. इससे हमको क्या मालूम चलता है? ये कार हमने बोला था ना, हाई स्पीड पे चलाता हूँ, सेम इंजन है तो पलटने के चांसेस हैं, अनस्टेबल हो जाती है. क्यों? क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे हुआ, ऊपर इस जगह पे. वेयर एज इस कार में क्या हुआ, हमने इसको इतना नीचे कर दिया कि सेंटर ऑफ मास ज़मीन के पास आ गया. दैट मीन्स एक तो ये एरोडायनेमिक डिवाइस हो गया, एरोडायनेमिक डिज़ाइन हो गया, दूसरा इसका सेंटर ऑफ मास नीचे हो गया, तो इसके पलटने के चांसेस ये मोर स्टेबल हो गई. तो जितना सेंटर ऑफ मास टूवर्ड्स द ग्राउंड, टूवर्ड्स द सरफेस होगा, टूवर्ड्स द रोड होगा, उतनी कोई भी चीज़ क्या होगी? बैलेंस्ड होगी. ज़्यादा लंबा आदमी, उसका सेंटर ऑफ मास उतना ऊपर होगा, यहाँ कहीं होगा, वो जल्दी अनबैलेंस हो जाएगा, उसके गिरने के चांस उतने ज़्यादा होंगे. कुछ समझ में आ रहा है सेंटर ऑफ मास क्या होता है? ओके, चलो. तो अभी तक हमने कहा कि एक बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट 2D हो 3D हो, वो पार्टिकल से बना होता है. हर पार्टिकल के कोऑर्डिनेट होते हैं. सिंगल एक्सिस में लेते हैं तो खाली x कोऑर्डिनेट होगा, 2D में लेते हैं तो x और y कोऑर्डिनेट होंगे, और 3D में होगा तो उसके 3 कोऑर्डिनेट होंगे. किसके? x कैपिटल y z, ये सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट होंगे. और यदि हमें इंडिविजुअल एटम या पार्टिकल के कोऑर्डिनेट मालूम है, जैसे ये जो पार्टिकल है मालूम, मैंने ऑरेंज किया, इसका मुझे क्या मालूम है? इसका मास मालूम है,
और इसके क्या मालूम, मुझे कोऑर्डिनेट मालूम है। यदि हर एटम के, हर पार्टिकल के मैं बोलूँ, यदि मुझे कोऑर्डिनेट्स मालूम है तो मैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास, नॉट सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूँ बाय यूजिंग दीज 3 फार्मूलाज। यहाँ तक क्लियर? ओके। और इस टाइप की बॉडी, जो ये बॉडी हमने बनाई है, जो ये फ्लास्क बनाया हुआ है, वी कॉल्ड सच टाइप ऑफ बॉडी एज अ कंटिन्यूस बॉडी। कंटिन्यूस बॉडी मीन्स इसके पार्टिकल कंटिन्यूस एक दूसरे से चिपके हुए, उनमें कोई गैप नहीं है। एज अ रिजल्ट ये फ्लास्क बना। अंदर खाली है फ्लास्क, हाँ अंदर से खाली है, बट इट इज़ अ कंटिन्यूस बॉडी क्योंकि पार्टिकल्स एक दूसरे से चिपके हुए हैं। ऐसा नहीं है वो सब अलग अलग बिखरे हुए हैं। तो सच बॉडी इज कॉल्ड अ कंटिन्यूस बॉडी। यहाँ तक यदि कोई कंटिन्यूस बॉडी है तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, चलो दोबारा समझते हैं। यदि मैं इस पार्टिकल की बात करूँ जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है, ये जो पिंक कलर का है, और ऐसे हज़ारों लाखों अरबों पार्टिकल्स हैं, ये एटम से मिलके एक कंटिन्यूस बॉडी बनी है, तो खाली इस पार्टिकल की बात करते हैं। हाँ, और ये x एक्सेस, y एक्सेस, z एक्सेस ये हैं, बाकी सबको हटाते हैं, खाली पार्टिकल को देखते हैं। एंड पार्टिकल विल लुक समथिंग लाइक दिस, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है x1 y xi yi zi, मान लो ith नंबर का पार्टिकल है, ये आइटम है, ठीक। सपोज़ ये पोजीशन p बोल देते हैं, p पोजीशन जिसके कोऑर्डिनेट ये है। यदि कोई पार्टिकल x एक्सेस, y एक्सेस, z एक्सेस में उसके कोऑर्डिनेट दिए हैं, दैट मीन्स उसको मैं यदि सेंटर से, ओरिजिन से जोड़ दूँ, किससे, x एक्सेस, y एक्सेस जहाँ पे कट करते हैं दैट इज कॉल्ड, ओरिजिन से जोड़ दूँ, तो इट इज़ इनडायरेक्टली रिप्रेजेंटिंग अ वेक्टर। और ये वेक्टर क्या है, r वेक्टर। मैं बोल सकता हूँ कि r डिस्टेंस पे है, r रेडियस पे है। यदि मैं x एक्सिस में इतना चलूँ, y में इतना चलूँ, z में चलूँ, मीन्स x में इतना चलूँ, फिर y चलूँ, फिर z चलूँ, तो मैं यहीं पहुँच जाऊँगा। दैट मीन्स इज द रिजल्टेंट वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल r। एंड इन अनदर वे आई कैन राइट r, if r is a vector can represent by xi, ये इसके कोऑर्डिनेट हैं, तो आई कैन राइट xi i प्लस yi j प्लस z i k। लिख सकता हूँ कि लिख सकता हूँ? चलो ऐसे समझते हैं, xi yi, क्योंकि मैं i इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि हम ith पार्टिकल की बात कर रहे थे, या ith एटम की बात कर रहे थे जिसका मास mi है, ठीक। यदि मैं xi को एग्जैक्टली इसमें देखूँ तो देखो x की वैल्यू क्या है 5, y x मतलब मैं 5 यूनिट यहाँ चला, फिर देखो y डायरेक्शन में मैं कितनी यूनिट चला, ये देखो 12 यूनिट यहाँ चला, और z डायरेक्शन में कितना चला, यहाँ से देखूँ तो 7 यूनिट चला। मीन्स मेरे को x y z के कोऑर्डिनेट मालूम है, क्या है 5, 12 एंड 7। तो आई कैन राइट r इज इक्वल टू 5i प्लस 12j प्लस 7k। दिस इज़ अ वेक्टर। मीन्स 5, 12 और 7 क्या है, दीज आर द कोऑर्डिनेट्स। तो इस समय हम किस पार्टिकल की बात कर रहे हैं, ith पार्टिकल की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम एक ऐसे फ्लास्क की बात कर रहे थे, उसमें से हमने एक पार्टिकल लिया था, एक एटम लिया था, राइट, जिसका मास हमने बोला था mi है, उसका मास ith पार्टिकल का मास m है, और इट कैन बी रिप्रेजेंट बाय वेक्टर r, क्योंकि हम ith पार्टिकल की बात कर रहे हैं, उसके कोऑर्डिनेट xi yi zi है, तो उसका वेक्टर भी जो हम रिजल्टेंट वेक्टर बोल रहे हैं वो ri से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर? यदि एक वेक्टर को, एक पार्टिकल को हम एक वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और मास को भी हम उस पर्टिकुलर से कर सकते हैं, दैट मीन्स यदि मेरे को सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट मालूम है कैपिटल X कैपिटल Y, तो उसको भी मैं एक रिजल्टेंट वेक्टर कैपिटल R से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, और कैपिटल R को मैं इस वेक्टर फॉर्म में, R के फॉर्म में कर सकता हूँ। यस, वेरी इजी। तो आई कैन राइट R इज इक्वल टू xi प्लस y j प्लस z k, क्योंकि इसके x y z कोऑर्डिनेट है, तो R कैन राइट R इज इक्वल टू xi y z j और z k, वेयर जो टोटल मास होगा इज़ द टोटल मास। और जहाँ पे ये जो x की वैल्यू अभी हमने सीखा ही था कि जो कोई 3D ऑब्जेक्ट है तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, सम ऑफ xi mi अपॉन टोटल मास, y इज सम ऑफ mi yi अपॉन टोटल मास, एंड z इज सम ऑफ mi zi अपॉन m। ये तो लिखते हैं क्योंकि ये x y z आर द कोऑर्डिनेट्स, उनकी वैल्यू होंगी, दे आर नॉट वेक्टर, बट ये कोऑर्डिनेट के जो होंगे वो ith यूनिट वेक्टर में, i डायरेक्शन मीन्स x एक्सिस में, y एक्सिस में और z एक्सिस डायरेक्शन में। तो इस तरीके से किसी भी 3D ऑब्जेक्ट के n नंबर ऑफ पार्टिकल से बना है, उसका यदि हमें कोऑर्डिनेट मालूम है या उसका रिजल्टेंट वेक्टर फॉर्म में मालूम है, तो भी हम रिजल्टेंट वेक्टर निकाल सकते हैं किसका, सेंटर ऑफ मास का। आई होप इट इज़ क्लियर। या हम r को ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा mi r i अपॉन m,
ये एक्स आई वाई आई की जगह क्या हम आर आई से कर देते, तो सिग्मा सम ऑफ एम आई आर आई मास इंटू रिजल्टेंट वेक्टर, ये मास यहाँ पे है इंटू रिजल्टेंट वेक्टर, ऐसे सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं एम आई आर आई अपॉन टोटल मास, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। क्लियर? आई होप इट इज़ क्लियर। तो लेट्स समराइज वंस अगेन। तो हमने क्या सीखा कि कोई भी 3D ऑब्जेक्ट इट इज़ मेड ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, उसको हम कोऑर्डिनेट से डिनोट कर सकते हैं, उसको हम एक रिजल्टेंट वेक्टर से डिनोट कर सकते हैं। यदि खाली मास की बात करेंगे तो उसके कोऑर्डिनेट्स मास एक्स एक्सिस होगा, मास ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल मल्टीप्लाई बाय उसके कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट से, या उसको सिग्मा एम आई एक्स आई अपॉन एन लिख सकते हैं। सम ऑफ एम आई मीन्स वो किसी में बोलोगे इट इज़ अ टोटल मास डिनोटेड बाय टोटल एम, राइट, और उसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड ये होंगे, पहला चीज़। दूसरा, अब थोड़ा सा चेंज करते हैं। हम क्या चेंज करते हैं कि यदि अभी हम तक का बात किस चीज़ की बात कर रहे थे, पार्टिकल फॉर्म में, तो हम बोल रहे थे उनके कोऑर्डिनेट हैं, पर नॉर्मली हम एटॉमिक लेवल में काम नहीं करते हैं। डे टू डे लाइफ हम एटॉमिक बात नहीं करते, हम थोड़े बड़ा यूनिट लेके चलते हैं। बड़ा यूनिट मीन्स ये जो कंटिन्यूस बॉडी है इस ब्लॉक को ले लेते हैं, दैट मीन्स उसका कुछ मास होगा डेल्टा एम, तो डेल्टा एम आई बोल दिया। अब हम थोड़े बड़े बड़े ये जो ब्लॉक्स लेना उनको ले लेते हैं, बट उस ब्लॉक के भी कोऑर्डिनेट तो कुछ हो सकते हैं ना, एक्स आई एम आई वाई आई मीन्स ये उसके सेंटर ऑफ मास, मीन्स इसके सेंटर ऑफ मास की बात कर रहे हैं, इस ब्लॉक के सेंटर ऑफ मास। ऐसी हर ब्लॉक के सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट मालूम है, तो यदि हम डेल्टा एम आई लेंगे तो हम यहाँ क्या करते थे, मास फार्मूला सेम रहेगा, डेल्टा एम ये, तो देखो हम मास में यहाँ बस डेल्टा एम आई डाल देते हैं, डेल्टा एम वन, डेल्टा एम टू, डेल्टा एम एन, या सिग्मा डेल्टा एम आई एक्स आई अपॉन डेल्टा एम आई, और डेल्टा एम आई क्या होता है, टोटल मास। तो मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट, यदि डेल्टा मास की बात करेंगे मीन्स हम मास को कभी हम डेल्टा एम बोल रहे थे, खाली हम मास एम बोल रहे थे, ये और भी छोटी यूनिट होती है, ये इन बिटवीन लेते हैं एटॉमिक लेवल से और इसके बीच में डेल्टा एम से क्या होती है, हमने बहुत बार देखा, दैट इज़ डी एम। इट इज़ एज गुड एज कि मास इज़ अप्रोचिंग अप टू जीरो, जीरो नहीं हुआ है, जीरो से थोड़ा सा ज़्यादा है। भाई एटॉमिक लेवल में तो 10 की पावर माइनस समथिंग होता है ना, 19, 18, 20 ऐसी कुछ होता है, बहुत कम होता है। यहाँ हम जीरो की बात कर रहे हैं कि मास इज़ अप्रोचिंग जीरो, नेगेटिव की बात नहीं कर, मास इज़ अप्रोचिंग जीरो, इज़ वेरी वेरी लेस, राइट। तो जब हम डी एम आई यूज़ करेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, डी एम कर देंगे, लेट्स डू इट। पर जब हम डी एम करते हैं तो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, डेल्टा एम को यदि सम ऑफ डेल्टा एम लिखूँ, छोटे बड़े के तो पूरी कंटिन्यूस बॉडी का मास आएगा, हम टोटल मास की बात है, या जब हम सिग्मा ऐसे डेल्टा एम लिख सकते हैं, इट्स ओके, पर जब हम डी एम लिखते हैं ना तो हम इंटीग्रेशन कर देते हैं। वी आर सेइंग कि हम एज स्मॉल बॉडीज़ को जोड़ के बना रहे हैं, तो वी इंटीग्रेट या समेशन इज़ द सेम थिंग। द ओनली डिफरेंस इज वी आर टॉकिंग अबाउट वेरी स्मॉल थिंग, इट इज़ अप्रोचिंग जीरो, लिमिट्स सेट कर देते हैं, उस समय हम इंटीग्रेशन का साथ लगाते हैं। तो इंटीग्रेशन में लिखेंगे डी एम, दैट मीन्स टोटल मास। तो जो हमारी जो फॉर्मूला है, जब हम सिक में मल्टीप्लाई कर रहे थे ना, एम आई एक्स आई या डेल्टा एम आई एक्स आई समेशन ले रहे थे, जब हम डी एम यूज़ कर लिए इसकी जगह, तो हम क्या करेंगे, इस समेशन की जगह इंटीग्रेशन कर देंगे। तो एक्स तो वही रहा, एक्स डी एम। अब हम आई को हटाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है एक्स की वैल्यू क्या होती है, जो इंटीग्रेट करते हैं तो हम क्या होता है, यहाँ से लिखते हैं, इट इज़ वेरिंग फ्रॉम जीरो टू एन। सेम वे में डेल्टा एम आई वाई आई को इंटीग्रेशन वाई डी एम लिख सकता है, और जेड को जेड फॉर्म में लिख सकता है। तो नाउ यदि हमको ये मालूम है और ये मालूम है टोटल मास इज एम, तो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं सेंटर ऑफ मास के। कैपिटल एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एम अपॉन एम, और 1 अपॉन एम को हम बाहर लिख सकते हैं 1 अपॉन एम एक्स डी एम। सेम वे में वाई क्या होगा, 1 अपॉन एम वाई डी एम। और जेड की बात करेंगे तो जेड कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज 1 अपॉन एम इंटीग्रेशन जेड डी एम। तो हमको एक्स वाई और जेड किसी भी कंटिन्यूस बॉडी जो कि 3D फॉर्म में है, उसके कोऑर्डिनेट्स हम इजीली निकाल सकते हैं। जब हमको टोटल मास ऑफ द बॉडी दिया हुआ है वो m है, और हमने मान के चला है कि एक एज स्मॉल डी एम मास की बात करें विच इज़ एज स्मॉल एज जीरो, तो x इंटू डी एम करेंगे, वो x कोऑर्डिनेट उसका मास, y कोऑर्डिनेट से उसका मास, z कोऑर्डिनेट उसका मास, और उनका इंटीग्रेशन को डिवाइड करते हैं मास से, तो x y z कोऑर्डिनेट निकलाते हैं। यदि हम रिजल्टेंट फॉर्म में लिखें, यदि रिजल्टेंट वेक्टर मालूम है तो आई कैन राइट 1 अपॉन एम इंटीग्रेशन दैट वेक्टर फॉर्म में रिजल्टेंट आर वेक्टर हमने निकाला था, तो वेक्टर आर इंटू डी एम इंटीग्रेशन करना है इसका, उसको 1 अपॉन एम से डिवाइड कर देना। तो यदि ये फ्लास्क की बात करें, ये फ्लास्क है, तो या इसको यहाँ देखो राइट में, तो ये कहीं पर इस जगह पे इसका मास होगा। यदि पहले मैं इस फोटो में देखता हूँ लेफ्ट हैंड साइड वाले में कि ये एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट, चलो ऐसे समझते हैं। दैट मीन्स मेरा जो एक्स एक्सिस किसी एक को वाई जेड मान लो,
कह सकते हैं। तो इसका जो वो होगा ओरिजिन होगा तो वो इस फ्लास्क के बाहर कहीं उस साइड है पीछे, जो हमको दिख नहीं रहा है। दैट मीन्स ओरिजिन अलग है और जो उसका रिजल्टेंट वेक्टर एक्स वाई जेड मीन सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं आ रहा है, इस जगह पे कहीं आ रहा है, जो कि इस 3D में कहीं अंदर होगा इस फ्लास्क के अंदर। दैट इज सेंटर ऑफ मास, जहाँ पे एज इफ की टोटल मास ऑफ द बॉडी इज कंसनट्रेटेड एट दैट पॉइंट, राइट। उसी के तो कोऑर्डिनेट है एक्स वाई और जेड, या रिजल्टेंट वेक्टर आर में सीधी रेडियस खींचूंगा तो वहाँ पहुँच जाएगा। यदि हम क्या करें कि ये जो सेंटर ऑफ मास जो यहाँ इस समय सेंटर में है, हम क्या करें, या तो इस सेंटर मास को ना, ये जो कोऑर्डिनेट हैं उनको ना मूव कराते हैं, और मूव कराते हैं जो आर जो कोऑर्डिनेट है उसको जीरो कर देते हैं, आर इज इक्वल टू से जीरो। जो रिजल्टेंट वेक्टर है सेंटर ऑफ मास का वो जीरो। दैट मीन जो सेंटर ऑफ मास इज जो है इज़ एट द ओरिजिन। जैसे इस केस में देखो ऊपर इसी फ्लास्क को यदि मैं यहाँ देखूँ तो ये देखो ओरिजिन पे सेंटर ऑफ मास में बोल रहा हूँ कि इसका टोटल मास इस पोजीशन पे मीन्स ओरिजिन पे ही है। तो हमने क्या किया, कोऑर्डिनेट्स को, जो कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस वाई एक्स का जो ओरिजिन था उसको मूव करा के सेंटर ऑफ मास पे लग दिया। दैट मीन्स एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट को जीरो कर दिया, मीन्स रिजल्टेंट वेक्टर इज जीरो। जब रिजल्टेंट वेक्टर जीरो होगा, और हमको मालूम है रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, 1/m इंटीग्रेशन आर डी एम। एम तो जीरो हो नहीं सकता, दैट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ आर डी एम शुड बी जीरो। कहने का मतलब कि हर पार्टिकल का यदि मैं इंटीग्रेशन आर डी एम इज इक्वल टू जीरो करूँगा तो उस केस में मेरा सेंटर ऑफ मास, हम कहाँ बोल रहे हैं, ओरिजिन पर है। यदि कोई क्वेश्चन आता है कि सेंटर ऑफ मास इज ओरिजिन, हाउ यू विल कन्फर्म, then we can say कि we integrate that the resultant vector of each mass, small mass dm, तो उनका आंसर जीरो आना चाहिए। एंड इफ इट इज़ जीरो तो एक्स वाई जेड की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, कौन सी, इंडिविजुअल की। ये कैपिटल सेंटर ऑफ मास हमको मालूम है कि वो कहाँ है, ओरिजिन पर है। यहाँ तक क्लियर।